सर्किट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होगा। लाइक फिर इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, ठीक है। कुछ पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है, और इसी तरह आप इवन बैटरी को भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। कैपेसिटर को भी कह सकते हैं। तो ये एक जनरल वर्ड है, जो जो हिस्से लगे हैं एक सर्किट के अंदर उनको कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में डिवाइस शायद वो चीज़ होगी कि जो मल्टीपर्पज़ होगी। लाइक कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। इसको बाज़ का आप ज़रूरत पड़ने पे बैटरी के तौर पे भी वक्ती तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर इसका एक जो प्रॉपर फंक्शन है वो ये है कि चार्जेस को ये स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और अप्लायंस ऐसे बहुत सारे सर्किट्स को जोड़ के जो आपके सामने एक मशीन आती है उसको अप्लायंस का नाम दिया जाता है। मतलब अप्लायंस के अंदर ज़रूरी नहीं है एक सिंगल सर्किट हो, उसके अंदर मल्टीपल सर्किट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आईसीज़ लगे हैं एक सर्किट के अंदर, ठीक है। आईसीज़ के साथ अगर उसमें डिस्प्ले है, जैसे माइक्रोवेव ओवन की बात कर लें, माइक्रोवेव ओवन में एक ट्रांसफार्मर लगा है और एक अलग से सर्किट किट लगी है जो उसको हीट करने में हेल्प कर रही है, और एक उसमें डिस्प्ले लगा है। अब डिस्प्ले का अलग से सर्किट लगा है और जो हीटिंग सर्किट है वो एक अलग से है। ट्रांसफार्मर उसको खैर एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। तो एक क्वेश्चन है मेरा सर, अक्सर हमने देखा है कि जब हम कंपोनेंट सर्किट लिखते हैं किसी भी सर्किट के कंपोनेंट, हम लिखते हैं कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, मतलब ऐसे चीज़ें लिख देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो सब में कॉमन होती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि बोर्ड में कंपोनेंट मेंशन किया, वायर। तो क्या वायर भी कंपोनेंट में शामिल है? और अगर नहीं तो हालांकि वायर को कंपोनेंट नहीं कहा जाता। जैसे आप ये वैसे एग्जांपल यहाँ पे फिट तो नहीं आती, लेकिन आपको समझने में हेल्प करेगी। लाइक इंग्लिश का हम सेंटेंस बनाते हैं, उसमें एक वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो वायर को आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स को वो जो है कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और अगर देखा जाए उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस भी होती है, तो उसको कंपोनेंट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते जी। तो a capacitor is a device that can store charges or electric energy in the electric field। तो इसको हमने कहा है कि ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉमनली जो हम पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही फोकस करेंगे। लेट्स सी इसके अगर कैपेसिटेंस को मेजर किया जाए कैसे किया जा सकता है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है। चलो मैं पहले कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, ये कैपेसिटर की आगे डेफिनेशन, और अगली जो डेफिनेशन हम कर सकते हैं वो कैपेसिटेंस की है जी। कैपेसिटेंस को कहा जा सकता है द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर to store charges। That is called capacitance, ठीक है। अब जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो सकते हैं उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। अब ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है, ठीक है। तो लाइक मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, और अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है, तो मैं अपनी फुल आवाज़ में भी फुल इंटेंसिटी के साथ भी बोलूँ तो सबके पास आवाज़ नहीं पहुँचेगी। उसके लिए फिर एम्पलीफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्पलीफायर मेरी आवाज़ आसानी से पहुँचा देगा, और अगर एम्पलीफायर नहीं होगा फिर आवाज़ नहीं पहुँचेगी। तो यानी कि स्पीकर जितना बड़ा, साउंड लेवल जितना आप बढ़ा दें तो उतनी दूर तक आवाज़ जा सकेगी। इसी तरह से चार्जेस कितने स्टोर होंगे वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है। अगर आप कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो कोई चार्जेस स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। एक बैटरी जब ख़त्म हो जाती है वो बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले कर रही होती है। तो चार्जेस का स्टोर होना डिपेंड करता है, Q will depend on the
अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको लिखा जाए इक्वेशन की फॉर्म में, देन Q विल बिकम इक्वल टू C इंटू V. Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो अब ये कैपेसिटेंस का बेसिक आइडिया हमने देख लिया है। तो अब आगे चलते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू, अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, एक प्लेट ऐसी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरी प्लेट ऐसी है जिस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एंड दीज टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस d है, इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दोनों प्लेट्स का, वो क्या होगा, V विल बी इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ठीक है। हाई में से लो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस ई, अगर इंटेग्रल फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस ई डॉट डी आर कह लें, डी एल कह लें, ठीक है। कल हमने देखा था कि एल जो है डी एल अल्टीमेटली डी आर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इतना पोटेंशियल स्टोर होगा इस पे, इतना पोटेंशियल आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट्स पे के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से लिखी जा सकती है। एक तो अगर आप ये एज्यूम करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। और उसके कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कंटिन्यूस, तो इसके तीन फार्मूले बनते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन कॉमनली हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही देख रहे होते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटेग्रल रो डीटा बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये कंटिन्यूस के लिए लिखा जा सकता है। जी, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कैपेसिटर की, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एग्जांपल है। जी सर, क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। जो हम पोटेंशियल दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैटरी दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जिसका सर पोटेंशियल है 3 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ पर 9 कूलम कह लें या फिर मतलब चार्ज स्टोर करवाएं। मीन अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी करेंगे तो क्या चार्ज डबल हो जाएगा? जी सर, अगर चार्ज डबल होगा तो अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें Q इक्वल टू C, C इक्वल टू Q और V, तो सर हम तो देखते हैं कैपेसिटेंस दोनों की सेम आ रही है। आगे जाके हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं ना, उसमें C को क्या आपने कांस्टेंट रखा है या वेरिएबल लिया है? सर, कैपेसिटेंस हम बेसिकली आपने ये कहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल पे। कैपेसिटेंस का नहीं मैंने कहा, मैंने चार्ज का कहा, चार्ज का कहा है। कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो कैपेसिटेंस किस पे चीज़ पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस आगे अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वही देखने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेंगे। रिलेशन, वही रिलेशन की तरफ ही जा रहे हैं। आप सर कह रहे हैं कि जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। कैपेसिटर कैपेसिटेंस की नहीं, मैंने चार्ज की बात की है कि चार्ज डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे। जी, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें कितनी कैपेसिटेंस होगी। Let's suppose there is a plate having positive charge and another plate that is having negative charge.
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो D है, और किसी एक प्लेट का जो एरिया है वो A है, इसका सरफेस एरिया A है, और इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान अगर देखा जाए तो ये एक स्पेस है, ठीक है। तो वो स्पेस फ्री स्पेस भी हो सकती है, वैक्यूम, या कोई मीडियम भी हो सकता है, कोई एक चीज़ हो सकती है। तो ये मैंने दो प्लेट्स के दरमियान अगर आप देखें एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके जी, तो अब इसकी कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर कोई नया फार्मूला डिराइव करना हो, दो तरीके हैं। फिज़िक्स के अंदर हम करते क्या हैं, पहले दिन भी मैं बता चुका हूँ, आज मैं फिर ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके उनके मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। आप जब आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो सिर्फ आप क्वालिटी देख रहे होते हैं, जब ऑब्जर्वेशन करके मेजरमेंट की तरफ जाते हैं आप क्वांटिटी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी आप डिफरेंट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जर्नल मॉडल चाहिए होता है। वो जर्नल मॉडल किस लिए चाहिए होता है, ताकि आइंदा आने वाले उस तरह के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल हो। तो वो जो जर्नल मॉडल बनाते हैं कॉमनली मैथमेटिकल मॉडल आप बना रहे होते हैं। तो लेकिन जो भी आप नए फार्मूले डिराइव करते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनका तरीका यही होता है कि जो आपको पहले से फार्मूले मालूम हैं उनको इस्तेमाल करके नया फार्मूला बनाते हैं। अब आपने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का जो भी आपको फार्मूला पहले से मालूम है उसको इस्तेमाल करके नया फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का अभी हमने जो है फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ C इज़ इक्वल टू Q/V। अब अगर इस पे गौर करें तो इस पे कोई एक सिंगल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं, या इवन आप समटाइम ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, Q इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ चार्जेस। इस तरह से भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग चार्ज है और इनका टोटल चार्ज Q है। दोनों तरीक़ों से इसको आमतौर पे लिख दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो चार्ज है Q, ठीक है, इसको भी आप एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप गाज़ला जो हमने पढ़ा था उसकी एक यही एप्लीकेशन है, पैरेलल प्लेट, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो वहाँ से देखें तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनता है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये बनता है फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पर Q क्या है, Q को अगर देखा जाए तो Q को लिखा जा सकता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, सिग्मा इनटू एरिया A। तो Q को फौरी तौर पे हम रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा इनटू A के साथ, और V को एज सच रखते हैं, ठीक है। और बल्कि V को भी मैं रिप्लेस करता हूँ, V की भी अनदर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। V अगर देखा जाए इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस dV/dr। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, या इवन अभी जो लास्ट टाइम फार्मूला लिखा है V इज इक्वल टू E इंटू dr एंड इंटेग्रल, इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। जी, अगर ये इस्तेमाल कर लिया जाए V का फार्मूला यहाँ पर, तो V विल बिकम इक्वल टू इंटेग्रल E की जगह ये वैल्यू पुट कर देते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये बनेगा dr को अगर हम ये पहले मैं इसका E का फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद है इंटेग्रल, ठीक है, और देन इसके साथ आ जाएगा dr, ठीक है। अब dr को कैसे लिखा जा सकता है,
आर यूनिट वेक्टर इंटू डी आर मैग्नीट्यूड, ये दोनों मिलके रिजल्ट दे देंगे 1, और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। अब इस पे लिमिट्स यूज़ करते हैं। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, चार्जेस के दरमियान सेपरेशन होती है ना, तो लेट्स सपोज ये पॉइंट 0 पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ तक डिस्टेंस हमने इसको डी का नाम दिया है, तो आर की वैल्यू 0 से डी तक वेरी करेगी। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम सिग्मा बाय नॉट इंटू डी। तो ये v की जगह रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई मिस्टेक तो नहीं है, 2 है यहाँ पे जी। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा फार्मूला, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, तो ये बन गया, ये देखें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ से डिपेंडेंस देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी। जो एप्सिलॉन नॉट है फॉर द फ्री स्पेस दैट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा चले कांस्टेंट भी आपसे पूछ लेते हैं, कांस्टेंट की कितनी टाइप्स होती हैं जी। एक तो है ना कि आपके पास डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो उसमें एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल फिर आप कह देते हैं डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, यहाँ से कोई बता रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो ही टाइप्स हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि किसी खास सिचुएशन के अंदर उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कंडीशंस चेंज होने पे भी वैल्यू चेंज ना हो, लाइक पाई है, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगी, तो वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और उसके कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या ख्याल है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? यूनिवर्सल कांस्टेंट है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। v इज इक्वल टू सी बाई एन, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो फिर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर वैक्यूम कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर लेकिन उसमें भी तो कहा जाता है कि जैसा मीडियम मतलब एयर है या वाटर है या सॉलिड है, अगर उसमें एयर स्पीड लाइट पास करे तो वो एटम टू एटम स्पीड लाइट से मूव करती है, ठीक है, और एटम टू एटम मूव करने में उसको टाइम लगता है, इस वजह से हमें लगता है कि उसका स्पीड स्लो हो गई। वो तो मतलब एक अलग सिनेरियो, लेकिन मैं सिर्फ उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि वैल्यू क्योंकि वेरी करती है, दैट्स वाई इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कह सकते इन जनरल। तो मैंने यही कहा है ना कि जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी, अगर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको यूनिवर्सल नहीं कहेंगे, उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। हम बात करते हैं पहली कंडीशन स्पीड ऑफ लाइट, उसमें वैक्यूम का भी जिक्र करते हैं, ठीक है। अगर वैक्यूम का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर वो जो पास्टुलेट है वो गलत होगा। हाउएवर अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फॉर ए गिवन कंडीशन, लेट्स सपोज के आपके पास कैपेसिटर है और दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है। अब इसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग कनेक्शन आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि वहाँ पे मीडियम बदल दें। आप सारा सेटअप स्टॉप करके उसमें मीडियम चेंज करेंगे, आफ्टर दैट दोबारा से आप उसको रन करेंगे। तो दैट्स वाई फॉर ए गिवन कंडीशन जो मीडियम है वो एक जैसा ही होगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज अबाउट ए एंड डी? अब ए है एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच चार्जेस आर बीइंग स्टोर्ड। तो एरिया जितना बढ़ता जाएगा, यहाँ से यही मालूम हो रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, और डी यानी कि प्लेट्स जितनी नज़दीक आती जाएंगी तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो अगर प्लेट्स करीब आ रही हैं डी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो उस रिस्पेक्ट से कैपेसिटेंस बढ़ रही है। लेकिन फिजिकली ऐसा क्या फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है कि जो एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है? चार्ज तो देखिए हमने देखा था कि वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं उतनी चार्जेस की तादाद कम ज़्यादा होती है। लेकिन एरिया बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, देन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल भी उसके साथ कनेक्ट है। पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो चार्जेस की जो तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, डी कम करने से क्या होगा? वो एक से करीब आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी, डिस्टेंस कम आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी, तब भी वही समझ में आएगा। अच्छा, कितने लोगों का ख्याल है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने लोगों का ख्याल है कि इनके दरमियान स्पेस है और चार्जेस हवा में उड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है तो फिर चार्जेस कैसे स्टोर होते हैं? उसके लिए हम लोग बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करती है, बेसिकली जो प्लेट्स होती हैं पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर लाइक ये है, आपने पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर दी है, तो अब चार्जेस मूव ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या होंगे, वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव से इस प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और लो पोटेंशियल से दूसरी प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ये अच्छा ठीक है, ये आपको समझ आ गई जी? ये बात समझ नहीं, आप कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव साइड होगी उससे पॉजिटिव पर पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात है कि जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया ना पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है। उससे पहले तक हम इनको कहते हैं मेटल प्लेट्स। जो ही आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं उस सूरत में हम इनका नाम लेंगे कि ये पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव प्लेट है। सर इसका तो मतलब फिर ये है कि बैटरी एक सोर्स है, बैटरी की वजह से चार्ज आ रहा है। बिल्कुल क्या ऐसा ही है। बैटरी का काम ये नहीं होता कि जस्ट चार्जेस को मूव करवाना होता है? यहाँ से तो ये मतलब बैटरी से चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं बना? कहता हूँ कि यहाँ पर 100 चार्जेस हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो और उसके कंपैरिजन में दूसरी प्लेट पे क्या होगा, 100 नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब 100 पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब चार्जेस कौन से मूव होने हैं, ठीक है। अगर बाय कन्वेंशन ना देखें, फिजिकली देखें, चार्जेस तो मूव होने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जाएगा वो कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके कंपैरिजन में यहाँ से इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप कह लें कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएगा इस प्लेट से। मेटल प्लेट है ना ये भी, तो इस मेटल प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया। अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया इधर और 100 पॉजिटिव थे, तो कितने रह जाएंगे, 99, ठीक है। 99 पॉजिटिव रह जाएंगे और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 99 नेगेटिव रह जाएंगे, और इसी तरह से 1 बाय 1 चार्जेस मूव करते जाएंगे। और जो आप देखते हैं कि ये प्रोसेस शुरू में क्विक प्रोसेस होता है, फिर जो है स्टेबल, और आफ्टर दैट फिर ये स्लो डाउन होता है। उसकी रीज़न भी ये है कि चार्जेस वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं प्लेट्स पे। सर मैंने इसके अंदर पढ़ा था कि शायद बोला था कि बैटरी जब हम लगाते हैं और हम बैटरी का पॉजिटिव जो प्लेट्स होती हैं ओवरऑल न्यूट्रल होती हैं, तो जो पॉजिटिव साइड प्लेट की वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, तो दूसरी साइड पर वो मतलब कि डिपॉजिट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
और वो चार्ज तब तक वहाँ पर प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है जब तक उनका दरमियानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वहाँ पर प्लेट्स के दरमियान वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं होता। तो बिल्कुल। इस केस के अंदर फिर जो बैटरी है सर, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो है वो सोर्स मतलब कि जनरेट करा, ये तो जस्ट एक जो है वो हेल्प कर रही है चार्जेस को मूव करवाने के। ईएमएफ कल हमने पढ़ा था, ईएमएफ की ना मैं डेफिनेशन करना कल भूल गया था। ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। और ईएमएफ की डेफिनेशन हम वर्क डन में की फॉर्म में नहीं करते। ईएमएफ की डेफिनेशन हम करते हैं द एनर्जी सप्लाइड टू अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बेसिकली एनर्जी ही सप्लाई कर रहा है चार्जेस को, बेसिकली चार्ज नहीं मूव करके जाता, चार्ज को ये बैटरी ट्रिगर कर रही है कि वो मूव करके जाएगा, ठीक है। तो जी ये क्लियर हो गया पॉइंट कि बैटरी किस तरह से एक कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस को डिपॉजिट करेगी। जी सर स्टार्टिंग में तो प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, फिर जब मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, तो सर जब चार्जेस जाएंगे वहाँ पर सपोज ये नेगेटिव प्लेट की बात करते हैं, फिर जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो प्लेट के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रिपल्शन की वजह से ही वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है। वही तो कहा है कि ये वही बात है जो जैसे कि कल मैंने बताया था कि 3 चार्जेस हैं और उसमें पहले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो पहला चार्ज एज सच स्टोर हो जाएगा। दूसरा चार्ज जब आएगा उसको एक चार्ज की रिपल्शन का सामना होगा, तीसरा जब चार्ज आएगा उसको 2 चार्जेस की रिपल्शन का सामना होगा। दैट्स वाई ये मल्टीप्लाई होते होते प्रोसेस बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। और ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, सिंपल मतलब मोबाइल चार्जर हाँ मोबाइल की चार्जिंग में ये वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मोबाइल जो है वो अगर आप चार्ज करें तो उसका जो पहला 50% 60% है वो क्विक प्रोसेस होता है, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और अबव 90 जो है वो और स्लो डाउन हो जाता है। वैसे कौन सी फिगर है जिस पे हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो गया है, या परसेंटेज कितनी है जिस पे हम कहते हैं? अगर इसका चले चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने डिस्कस तो नहीं करना था, लेकिन ग्राफ सिर्फ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम कांस्टेंट 63%। तो ये चार्जिंग का ग्राफ है कि पहले टाइम 0 पे चार्ज एग्जैक्टली 0 होता है, ठीक है, और फिर ये रैपिडली इंक्रीज़ होता है। आफ्टर दैट इसकी स्लोप आप देखते हैं कि डिक्रीज़ हो रही है, चार्जेस की तादाद तो बढ़ रही है लेकिन स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। तो ये 63% पे जाके होता है कि ये अगर फ़र्ज़ करेंगे इतनी टोटल बैटरी है, बैटरी की चार्जिंग है, तो इसका 63% आप निकाल लें, ये लाइक 63% है, तो इसके अगेंस्ट ये जो टाइम होगा दैट विल बी टाइम कांस्टेंट। एंड लाइकवाइज अगर आप डिस्चार्जिंग का बनाते हैं उसमें भी ऐसा ही है। डिस्चार्जिंग को और चार्जिंग को 2 तरीक़ों से हम देख सकते हैं। डिस्चार्जिंग का ग्राफ अगर आप यहाँ पर इनिशियल टाइम पे ये मैक्सिमम चार्जिंग इसमें है और ये आप डिस्चार्जिंग करना शुरू करते हैं तो इस तरह से, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में आप देखते हैं कि जितने टाइम के अंदर ये 63% डिस्चार्ज हो जाए, या आप कह लें कि 37% बाकी रह जाए, आपने 100% मोबाइल चार्ज किया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़ करते करते उसकी बैटरी लेफ़्ट बिहाइंड क्या है 37%, तो ये 37% बैटरी लेफ़्ट बिहाइंड है। इस टाइम को टाइम कांस्टेंट का नाम दिया जाएगा। दोनों तरीक़ों से ही देखा जा सकता है, चार्जिंग में भी डिस्चार्जिंग में भी। और इसकी रीज़न आपको पता चल गई है कि ये प्रोसेस स्लो डाउन क्यों होता है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द चार्जेस। मतलब कि एक चार्ज अगर प्लेट पे जाके बैठ गया है तो वो नए आने वाले चार्ज को वेलकम नहीं करेगा बल्कि वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो पहले टाइम के अंदर क्या होता है कि एक चार्ज रिपेल कर रहा होता है, फिर 2, फिर ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। बाय द वे कितने चार्जेस होंगे, ये पहले दिन का सबसे पहला क्वेश्चन था
कि अगर 5000 mAh बैटरी है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे। अगर 5000 आपने कंप्लीटली चार्ज करनी है, 100% चार्ज करनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी जो मूव करके जाएगी। एम्पेयर को 1 एम्पेयर पुट करना है, एच को Q से फाइंड होगा ना चार्जेस की तादाद। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, बहरहाल ये आपके पास करंट है और ये टाइम है, तो ये डायरेक्टली पुट करते हैं, ये बन गया 5 AH। ठीक है, A मीन्स कूलम पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, तो ये 0 एंड 018। अब 1 कूलम चार्ज इक्वल होता है 6.25 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, तो वो फैक्टर पुट करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी कि जब 5000 mAh की बैटरी चार्ज करते हैं। कैपेसिटर हमने देख लिया। और दूसरा, अगर दो कंसेंट्रिक शेल्स ले लें, व्हाट इज़ शेल जी? हॉलो स्फीयर। एक ऐसा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, एक स्फीयर पे चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे स्फीयर पे चार्ज है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेटअप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसके अंदर नहीं है, इसके सरफेस पे है, क्योंकि इनसाइड तो ये एम्प्टी है। तो एक को पॉजिटिव क्यू कह देते हैं, दूसरे को नेगेटिव क्यू कह देते हैं। अगर ये इस तरह से चार्ज इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो आप इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस इनकी कैसे फाइंड की जाएगी? कैपेसिटेंस का यही फार्मूला, ये है जी कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स जी। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको पोटेंशियल का पता होना चाहिए, क्योंकि C इज इक्वल टू Q बाय V है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं फॉर दिस सेटअप, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूले में, कैपेसिटेंस आ जाएगी। इसका मतलब कि पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं कितना है। तो पोटेंशियल का जर्नल फार्मूला V इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल E डॉट डी आर या E डॉट डी एल। तो अब E किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए फॉर बोथ केसेस, क्योंकि सिमिलर हैं, तो और ये एक स्फेरिकल शेल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, बल्कि आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर सॉरी, नहीं बल्कि मैं यही करता हूँ कि आर स्क्वायर की रहने देता हूँ, ठीक है, इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी विल बिकम माइनस इंटेग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब ये आर यूनिट वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर दोनों मिलके बन जाएंगे 1, एंड you will get integral 1/4 pi epsilon naught charge q by r square into dr. Now what are the limits over r? जी चलें कंसेंट्रिक बनाते हैं। एक स्फीयर आपके पास ये है, ठीक है, और देन एक का रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल a है, और दूसरे का जो है वो b है। सॉरी वो
कंसाइडिंग नहीं, कंसेंट्रिक, ठीक है। तो एक ये सफ़ियर है फॉर एग्जांपल और एक ये सफ़ियर है, ठीक है। अब एक का जो रेडियस है ये सेंटर से लेके यहाँ तक ए है और दूसरे का जो रेडियस है वो बी है। एक के ऊपर चार्ज लेट्स सपोज पॉजिटिव क्यू है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यू है। तो अब आर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगी? ए टू बी। ए टू बी कैसे? जीरो से बी तक नहीं होनी चाहिए। सर सरफेस पे है ना चार्ज, हालो है, ठीक है। अगर आप सेंटर में रखते भी हैं चार्ज तो वो मूव करके सरफेस पे आ जाता है। तो दैट्स वाई चार्ज का सोर्स बेसिकली ये है, यहाँ पर है चार्ज और दूसरे का चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ए से लेके बी तक ही होगा, यहाँ से यानी कि इस सोर्स से लेके इस सोर्स तक। तो ये ए से बी है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, लाइकवाइज अगर मैं इसकी वजह ये एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पर तो ये कंडीशन है ना, ए इज़ लेस देन बी। अगर ये आ जाए कंडीशन बी इज़ लेस देन ए तो फिर क्या होगा? फिर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दें देन इट विल बिकम v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और ये इंटेग्रल आ जाएगा -1/r, दैट विल बिकम 1/a minus 1/b, that will ultimately become q by 4 pi epsilon naught ab into a minus b। जी, तो ये वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे यहाँ पर इस कैपेसिटेंस के फार्मूले में। तो कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल टू C इज इक्वल टू क्यू से कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a माइनस बी ओवर a माइनस बी, ए बी। हमने कैलकुलेशन ठीक की है। कंडीशंस मैं एक दफ़ा चेक कर लेता, कंडीशंस हमारे पास, तो इसको बस चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इन लिमिट्स को। Positive on the inner side and negative on the outer one। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ठीक ड्रा की हैं, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो वो तो लिमिट्स तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर B आएगी, यहाँ पर A आएगी, लेकिन मैं उसकी रीज़न देख रहा हूँ कि ऐसी लिमिट्स क्यों ली गई हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हैं फ्रॉम A टू B, पॉजिटिव जो सफ़ियर है उससे नेगेटिव सफ़ियर की तरफ। तो और कैपेसिटेंस में अगर हम देखें, कैपेसिटेंस में कोई ऐसी लिमिट नहीं बेटा, ये A ग्रेटर देन B ही है। ये इसका एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पर वो मैंने यूँ किया कि नेगेटिव अपीयर होना था ना, तो नेगेटिव की वजह से मैंने लोअर लिमिट पहले पुट कर दी, अपर लिमिट बाद में पुट की है। वो तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो। तो अगर इस तरह यूज़ करें फिर ये लिमिट्स चेंज होंगी कि यहाँ पर आप b यूज़ करें, यहाँ पर a यूज़ करें, ठीक है। तो फिर ये b टू a करके फिर ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर a आएगा, ठीक है। और यहाँ पर b इसी तरह से b और a, और यहाँ पर b, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैं चेक करता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आएगा 1/b माइनस 1/a, और यहाँ पर b माइनस a, और यहाँ पर भी b माइनस a, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर भी देखें हमने मिस्टेक नहीं कर ली इस फार्मूले में। ये जब आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी ओवर बी माइनस ए, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, अब इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ए इक्वल टू बी हो? लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू बी है, then what is the capacitance in that case? undefined हो जाएगा। तो अनडिफाइन तो ना हुआ जी, क्या ख्याल है आपका? न्यूमरेटर भी ज़ीरो बन रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है, और न्यूमरेटर तो सिंपली ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स के अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, चार बॉडीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो ओवरलैपिंग हैं और उनके रेडियस आपने इक्वल लिए हैं, तो ये बेसिकली टू डिस्क्रीट बॉडीज़ नहीं है, एक ही बॉडी है, सिंगल एक पॉइंट है या सिंगल एक बॉडी है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप कह सकते हैं, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे फिर कैपेसिटेंस का कोई कंसेप्ट नहीं बनता, फिर वहाँ पे जो है चार्जेस स्टोर नहीं हो सकते। दैट्स वाई इसमें कैपेसिटेंस का जो आइडिया है वो फेक हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए या कंसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। हाँ, ये कंडीशंस ज़रूर देखी जा सकती हैं कि यहाँ पर अगर हमने कहा था कि a इज़ लेस देन b, तो b इज़ लेस देन a के लिए भी इसको देखा जा सकता है। उसके लिए सिंपली क्या होगा कि ये सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ये b माइनस a की बजाय a माइनस b आ जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब कल वाला जो आइडिया था हमारा वर्क डन का, उसको देखते हैं कि कैपेसिटर पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। कैपेसिटर पे जब आपने चार्जेस को डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, ठीक है। तो जितना आप वर्क करते हैं वो वर्क कहाँ जाएगा? वो एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हर फील्ड का एक मतलब के कह लें कि इसी तरह फिनोमिना होता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करते हुए क्या होगा कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और अगेंस्ट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी किधर जाएगी? वो स्टोर हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये पिछले टॉपिक में भी यही है इसकी जस्टिफिकेशन, कि जब आपने कैपेसिटेंस चार्जेस को मूव करवाना है, चार्जेस को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, तो आपको अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना होगा। जब आप अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएंगे तो वो फिर b टू a बनेंगे लिमिट्स,
ठीक है, ए टू बी नहीं बनेगी। जैसे अभी मैंने बात की है कि आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, इसमें भी यही जस्टिफिकेशन है कि आप बी टू ए जाएंगे तब जाके उसमें कैपेसिटेंस आएगी या वर्क होगा एनर्जी। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले कल वाले 2 फार्मूले मैं रिवाइज कर दूं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था एनर्जी का इन टर्म ऑफ चार्ज, और उसमें मैंने बताया था आपसे, बल्कि क्वेश्चन ये किया था कि क्या एनर्जी चार्ज के ऊपर स्टोर होती है, और दूसरा फार्मूला बताया था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें भी ये क्वेश्चन था कि क्या चार्ज की बजाय एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है। तो अगेन कैपेसिटर के बारे में भी यही क्वेश्चन है कि अगर आप देखें वर्क डन फाइंड करें तो वर्क का फार्मूला क्या है। वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू Q ओवर Q इंटू V। ये फार्मूला आपके पास Q इंटू V। तो इससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो आप कैपेसिटर पे चार्जेस स्टोर करने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो बेसिकली चार्जेस वर्क करेंगे या चार्जेस के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। और इसके कंपैरिजन में जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखा जाए, ठीक है, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पुट कर दें तो अल्टीमेटली वहाँ से जो ई स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूला आएगा, वहाँ से ये अंदाज़ा होगा कि फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। बहरहाल यहाँ पर हमने करना ये है कि ये कैपेसिटर को सोचते हैं कि उस पर अ पैच ऑफ एनर्जी देखते हैं कि एक सिंगल चार्ज पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है dW इज इक्वल टू सम वर्क डन दैट इज Q dQ, सॉरी, कुछ चार्जेस मूव करके जाते हैं dQ, और पोटेंशियल को इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV है, तो C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, तो इसको लिखा जा सकता है C इंटू, नहीं सॉरी, Q ओवर C। ये Q को मैंने लिख दिया, ठीक है, dQ, और V की जगह Q ओवर C। अच्छा जी, अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाता है टू फाइंड दी टोटल एनर्जी, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल dW दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल Q बाय C इंटू dQ। तो कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस पे तो इंटेग्रल का कोई असर नहीं होगा, यह आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। और चार्ज अगर चाहें तो वो लिख सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है। चार्ज जब टाइम ज़ीरो होगा तो कितना स्टोर होगा कैपेसिटर पे, वो एग्जैक्टली ज़ीरो है, और अल्टीमेटली कितना स्टोर हो जाएगा वो टोटल चार्ज है Q। ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये बात याद रखें, जो हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे प्रॉप या टेस्ट चार्ज, ये वो नहीं है। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू Q, टोटल चार्ज स्टोर ऑन दी प्लेट्स। अच्छा, अब ये अगर आप लिमिट्स पुट कर देते हैं 0 टू Q, तो ये बन जाएगा हाफ C 1/2 C इंटू Q स्क्वायर, और ये W, और Q की जगह अगेन आप कैपेसिटेंस की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 C, Q की जगह Q इंटू C इंटू V। तो ये C इंटू V अगर आप करते हैं देन ये C स्क्वायर V स्क्वायर, अल्टीमेटली ये बन गया 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ एनालॉजीज डिस्कस करनी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द एनालॉजी? अच्छा, एक हमारा बड़ा मसला फ्रैंकली स्पीकिंग अंग्रेज़ी भी है, किसी दूसरी चीज़ के साथ उसको मिलाते हैं। हाँ जी, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप कह लें कि जैसे आप दो डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर चीज़ों को रिलेट करना चाह रहे हों। चलें, बहरहाल अभी मैं जो एनालॉजी बताना चाह रहा हूँ उसकी बात करते हैं।
मुझे कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला, जो आज हाशिम साहब ने बार बार लिखा, तो फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए हैं। हाशिम साहब ने गालबन ये लिखा था। चलें बरफ क्यू डॉट स्क्वायर कह लें या हाफ एम वी स्क्वायर कह लें, चलें हाफ एम वी स्क्वायर ही कह देते हैं। अच्छा जी, और अगर लिखा जाए फार्मूला इसका, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, not work done by the magnetic field, energy stored by the magnetic field, energy stored in the magnetic field. जी ठीक है, और इसको अल्टीमेटली मैंने कन्वर्ट करना है। ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन तीनों फार्मूला को अगर आप ऑब्जर्व करें, एक फैक्टर 1/2 है तीनों में, ठीक है, और इसके अंदर मैस है, और इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसके अंदर म्यू नॉट है, और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर दें तो भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर अगर वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स के जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें आप मेजर फैक्टर कह लें कौन सा है, वो वेलोसिटी है। अगर बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी किसी भी चार्ज बॉडी पे, तो उस सूरत में वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। और कुछ बातों का और भी अंदाज़ा किया जा सकता है, वो ये है कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये मेन सोर्स ऑफ द ग्रेविटी है, वो मैस है। मैस अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या कोई ऐसी बॉडी है जिसका मैस ज़ीरो हो, या चलें जनरल क्वेश्चन ये है कि किसी बॉडी का मैस ज़ीरो हो और चार्ज भी ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा? चार्ज किसी बॉडी के लिए चार्ज रखने के लिए मैस का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है या नहीं है? सर मैस अगर होगा तो चार्ज होगा। अगर मैस ज़ीरो हो लेट्स सपोज किसी बॉडी का, तो ये ज़रूरी है कि चार्ज भी ज़ीरो होगा? न्यूट्रिनो के केस में तो ऐसे ही है, उसका मैस कम है थोड़ा सा। जी हाँ जी, नहीं सर जो मैस है ना वो कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये पढ़ा था, और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस, ये पढ़ी थी चीज़, वो न्यूट्रॉन के केस में आ जाता है। एग्जांपल्स ले लेते हैं चंद। एक न्यूट्रॉन है, उसका हम कहते हैं कि चार्ज ज़ीरो है, लेकिन उसका मैस ज़ीरो नहीं है। न्यूट्रिनो जैसे सर ने बात की, उसका चार्ज ज़ीरो है, ठीक है। एक अरसे तक ये समझा जाता था कि उसका मैस ज़ीरो है, लेकिन अब पता चल चुका है कि मैस ज़ीरो नहीं है। और फोटान की अगर बात करें, फोटान का मैस रेस्ट मैस ज़ीरो है और उसका चार्ज ज़ीरो है। नॉट अ सिंगल एग्जांपल ऑफ अ पार्टिकल दैट हैज़ ज़ीरो मैस बट नॉन ज़ीरो चार्ज। तो ये मतलब कंडीशन है कि अगर किसी बॉडी का मैस ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली उसका चार्ज भी ज़ीरो होगा। चार्ज बॉडी के लिए मैस का होना ज़रूरी है, तो ज़ीरो मैस बॉडी का चार्ज हमेशा ज़ीरो ही होगा।
जी तो हाँ जी 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 एक तो सर ये है कि एक कैपेसिटर जब हम चार्जिंग की बात करें तो चार्ज होने में इसको कितना टाइम लगता है मैक्सिमम में फुल चार्ज होने। और सर दूसरा ये है कि अगर एक कैपेसिटर की प्लेट की हम बात करें पहले प्लेट कैपेसिटर की, तो अगर फुल चार्ज हो गया तो उस सर्किट में सर करंट कितना होगा? टाइम कांस्टेंट अगर सिंपल देखें तो आरसी है, और अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी शामिल कर लें तो फिर चेंज हो सकता है। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम काउंट नहीं करते। मसलन एसी की कूलिंग में हम बहुत सारे फैक्टर्स काउंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह जो है आप जब मोबाइल चार्ज करते हैं उस वक़्त आपका जो कहा जाता है ना, मोबाइल कंपनीज़ एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि ये मोबाइल जो है क्विक चार्जिंग इसमें फ़ीचर है और ये 50 मिनट्स में 40 मिनट्स में इतने टाइम में चार्ज हो जाता है। वो वेरी परफेक्ट कंडीशंस या आइडियल कंडीशंस में होता है। मसलन वहाँ पे ऐसी लैब के अंदर वो टेस्ट किया गया है कि जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉमिनल है, नॉर्मल सा टेम्परेचर है, और हीट लॉसेस और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ही इसमें। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह कैपेसिटर के अंदर भी है। मसलन आप कहते हैं कि मैंने मोबाइल ख़रीदा है जिसमें क्विक चार्जिंग का फ़ीचर है और वो 45 मिनट में 0 से 100% चार्ज करता है, लेकिन आप चार्जर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अडाप्टर यानी कि उसको कह लें, या फिर ये है कि आप पावर सोर्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन जो हमारी वापडा की सप्लाई है वो ऑफ है, ठीक है, बिजली बंद है, और आप को चार्जिंग की ज़रूरत है, आपने यूपीएस पे लगा दिया, या इवन यूपीएस पे भी नहीं, रेटिंग वो है ही नहीं आउटपुट की जो कि एक अडाप्टर की है। तो इसलिए चार्जिंग का टाइम आप एज सच अगर आइडियल कंडीशंस में देखें तो वो तो वही टाइम कांस्टेंट पे 63% चार्ज हो जाता है। ऐसा आप पेट नहीं कह सकते जी इतने मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। लेकिन मतलब एसी जी एक ही देखें ना, मतलब एक ही मोबाइल है, किसी को मैं 2 डिफरेंट चार्जर हैं मार्केट से। जी जी। अब एम्पेयर का फ़र्क भी किस वजह से है, वो जो वायर बनी है उसमें हो सकता है कि मेटली अच्छा ना इस्तेमाल किया, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जब आप प्रैक्टिकल केसेस में जाते हैं तो फिर डीपली इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिलहाल हम एक ओवरव्यू देखते हैं। एक और से जी जी। फिर क्या हम बैटरी को एज ए कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं, या कैपेसिटर को हम एज ए बैटरी यूज़ कर सकते हैं? कैपेसिटर को तो मेरे ख्याल में किया जा सकता है बैटरी के तौर पे, लेकिन सर ये थोड़ा सा तो आइडिया मुझे है, लेकिन कैसे ये तो पता है कि जब एक आपने फॉर एग्जाम्पल पहले प्लेट कैपेसिटर चार्ज स्टोर हो गया, आपने पहले बैटरी लगाई थी तो आपने बैटरी रिमूव कर दी, अब आप कोई लोड लगाते हैं तो वो चार्ज जो है दोबारा मतलब फ्लो करना स्टार्ट कर दे, वो चीज़ मतलब ऑन होगी। तो उस लिहाज से तो फिर हम कहते हैं कि उसको हम एज ए बैटरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्या ये सर ये वैलिड मतलब कि ऐसे वैलिड है ये, ठीक है। और फिर आप ये भी देखें ना कि जो आपका फ़ैन है, ठीक है, वो कैपेसिटर के बगैर आमतौर पे नहीं चलता। और इसी तरह एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आपके मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज है वो कैसे चीज़ों को स्टोर करती है। आपका मोबाइल ऑफ भी हो गया, फुल पावर उसकी डिके हो गई, बैटरी ड्रेन हो गई, और आप प्लग इन करते हैं, और उसके बाद आपका जो भी मोबाइल डाटा होता है वो उसी तरह पड़ा होता है उसके अंदर। वो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज है ना, हाँ जी। वो इसको करनी करती बोलते हैं। तो मतलब कि और फिर एक और भी इसके अंदर अब खैर एडवांसमेंट भी आती जा रही मेमोरी के अंदर भी। तो मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को क्लोज़ करते हैं यहाँ पे, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी हम जा सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा स्पिनोट्रॉनिक्स भी एक फील्ड है, शायद आपने नाम सुना हो। और जी कैपेसिटर के रिलेटेड
सर एक ये था कि ये जो लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली जो बादल मतलब लाइटनिंग। लाइटनिंग से सर वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कैपेसिटर से यूज़ होता है, तो मतलब कि उसके दरमियान में वो कैपेसिटर होता है। तो सर हमने उससे अगर बचना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कोई कंडक्टर आप लगाते हैं कि जब वो आके गिरती है बिजली तो वो ग्राउंड हो जाए। कंडक्टर आपने कोई ऐसा लगाया होता है बिल्डिंग के ऊपर किसी हाइट पे? कंडक्टर क्या सर कैपेसिटर नहीं है? कंडक्टर जी सर नहीं, कैपेसिटर नहीं सर, कंडक्टर तो उससे बचने के लिए कैपेसिटर नहीं है, तो वो डैमेज ना करे। कैपेसिटर एक कंडक्टर ज़रूर है लेकिन हर कंडक्टर कैपेसिटर नहीं है। तो सर अगर वो कैपेसिटर है तो उसकी कंडक्टर की दूसरी प्लेट, मतलब हम पहले प्लेट्स की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ये डिनाई कर दिया ना कि वो कैपेसिटर है ही नहीं। नहीं है। नहीं, वो एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर का मतलब कैपेसिटर का मैंने नहीं सुना जो आप कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं लाइटनिंग से बचने के लिए कंडक्टर की बजाय कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? दूसरा मुझे नहीं पता इसका। मैं वही कह रहा हूँ कि कैपेसिटर नहीं है, ग्राउंड करना है, वो एक अर्थ करना है। एक कंडक्टर एक वायर जैसे होती है ये सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, उसको अपने अर्थ करना। इतने काम। और हमारी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर वायरिंग होती है उसमें 3 तारें इस्तेमाल ही नहीं की जाती हैं, हम सिर्फ 2 तारें ही इस्तेमाल करते हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं पॉइजन इक्वेशन की तरफ। पॉइजन्स इक्वेशन ये कल मैंने शुरू करने वाला था लेकिन फिर छोड़ दिया था, इसको कल पे रखेंगे, इसकी डिटेल में हमने डिस्कशन क्योंकि करनी है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ पॉइजन इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रिलेशन देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आप इसका डाइवर्जेंस ले लें बोथ साइड पे, डाइवर्जेंस लेने से ये क्या होगा, डेल डॉट ई दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल वी। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर वी, और ये किसके इक्वल होती है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गाउस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ ये है रो बाय एप्सिलॉन नॉट, या डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाय माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है पॉइजन इक्वेशन, और दूसरी भी मैं लिखता हूँ, फिर दोनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वो ये है कि फॉर नो चार्ज, फॉर रो इज इक्वल टू 0, इट विल बिकम डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ऐसा है कि ये कोई एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कोई ऐसी वैल्यू है जो कि आप कह लें एवरेज वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई एवरेज वैल्यू है। अब एवरेज वैल्यू से बाकी पॉइंट्स की कितनी वेरिएशन है, मतलब जी एवरेज पॉइंट से आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल देख लें, 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 तो वो वेरिएशन कितनी है, वो है जी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेविएशन ऑफ v फ्रॉम इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अगर ये ज़ीरो है इट मीन्स के जो एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल है और जो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, अदर वैल्यूज़ हैं,
वो सारी के सारी उनकी वेरिएशन कितनी है, डेविएशन कितनी है, वो ज़ीरो है। तो ये इसकी एक फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है। अब इसी इक्वेशन को हमने आगे लेके चलना है, जिसको हमने नाम दिया है लेप्लास इक्वेशन। ये पहले वाली पॉइसन इक्वेशन है, दूसरी लेप्लास इक्वेशन है। लेप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, देन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक डिटेल टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। जी पहले इसको देखते हैं कि 1 डायमेंशन में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेप्लास इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो ये था जी डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। अब डेल स्क्वायर v को कैसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर v बाय डी, अगर x कोऑर्डिनेट है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाएगा? ये सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेशन में अच्छा, ये कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या कौन सी? ऑर्डिनरी है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करके अल्टीमेट आंसर मैं लिखता हूँ, v ऑफ x विल बिकम इक्वल टू सम नंबर दैट इज m इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है, पहले आप इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक कांस्टेंट अपीयर हो जाएगा m, ये पहला कांस्टेंट है m, फिर एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा b। ठीक है, तो अगर गौर करें ये इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट मीन्स के पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है, यहाँ पर v है। मैं इसकी जस्ट कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये इस तरह से है। तो ये वेरी करेगा, ये 4 और 5 और ये 4 1 2 3 4 इस तरह से। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू है -1। लेट्स सपोज, वैसे पॉजिटिव भी हो सकती है for this curve not in general। इस कर्व के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इन जनरल हो भी सकती है पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये एक पर्टिकुलर ग्राफ मैंने प्लॉट किया जिसमें m की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है 5, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई होता है। अगर आप देखें ग्राफ देख के पता चल जाना इसकी स्लोप, ग्राफ देखिए, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है तो पॉजिटिव है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 है। ठीक है, तो अब अगर आप x की वैल्यू 1 चूज़ करें यहाँ पर, तो v की वैल्यू आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करें तो v की वैल्यू 4 आ जाती है। सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पर ये 5 अगर चूज़ करते हैं तो v की वैल्यू 0 आ जाती है। तो बहरहाल इसे क्या एनालाइज कर सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल से? बस आपको एग्ज़ाम्पल बताने का मकसद यही था कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो पॉइसन इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा? किस तरह की कंडीशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, चार्ज की स्ट्रेंथ पे,
डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, किस टाइप की कंडीशंस? किस चीज़ का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ये किसी सोर्स चार्ज का। ये सर जो पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी है इसके मुताबिक तो ये कांस्टेंट लीनियर ही रहेगा। नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है। लीनियर रहेगा। हाँ, मसलन आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से, और ये आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये कोई अनदर चार्ज है। आप जब इसको मूव करवाते हैं टूवर्ड्स दैट चार्ज, तो कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा वो फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं सिंगल चार्ज के लिए देख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा? तो वही सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करनी है। पहले तो ये है कि मैंने इसको सिर्फ वन डायमेंशन में सॉल्व किया है। अगर इसको सरफेस पे लेके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम इसको लेके जाएंगे थ्री डायमेंशन में तो फिर और भी चेंज आ सकती है। कितना टाइम है? टाइम तो ओवर हो गया है, ठीक है। तो आपके लिए फिर मैं एक दो असाइनमेंट्स छोड़ देता हूँ, आप लोग ट्राई करें, ठीक है? कल इंशाल्लाह अगला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट्स ये है कि आप एक तो टू डायमेंशन में इसको सॉल्व करें। अब टू डायमेंशन के लिए यही इक्वेशन बन जाएगी, पार्शियल स्क्वायर v बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है कि आप लेट करेंगे v that is depending on two variables, it can be written as x of x into y of y। तो ये वैल्यूज़ पुट करके इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और अल्टीमेटली x का जो आंसर आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, a एक्सपोनेंशियल। इसमें कंडीशंस भी बताता हूँ आपको, ये मैंने इक्वेशन तो लिख दिया लेकिन एक पर्टिकुलर केस के लिए है ये, वो कंडीशंस भी मैं बताता हूँ। a एक्सपोनेंशियल के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। और ये जो अभी मैं आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ ना, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखें उसमें भी बड़ा हेल्पफुल होगा, उसमें इसी तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर तो है ही ये, लेकिन उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी यही सेम प्रॉब्लम्स हैं। और जो y है दैट विल बी समथिंग लाइक c साइन के वाई प्लस d कॉज के वाई। और कंडीशंस मैं लिखता हूँ, कंडीशंस यूज़ करके अल्टीमेट आंसर इसका जो बनेगा तमाम कंडीशंस अप्लाई करके ये बन जाएगा v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स इंटू साइन के या साइन n पाई बाय a इंटू वाई। ठीक है, अच्छा आप कंडीशंस सुन लें। कंडीशंस ये है कि आपके पास है ये इस तरह से थ्री डायमेंशनल सरफेस है, सॉरी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, तो इस तरह से एक फेस है इस सरफेस का ऊपर और एक नीचे है। ये है, और एक जो फेस है इसका वो नीचे है। इस तरह से यूँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू 0 है यहाँ पर इस फेस के लिए भी और इस फेस के लिए भी। और ये है आपके पास x, y एंड z, तो उस रिस्पेक्ट से अगर आप ये इसको x कहा गया है, इसको y कहा गया है,
और इसको Z कहा गया है, ठीक है। तो अब कंडीशंस जो मैं लिख रहा हूँ इस ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट से, वो ये है कि 4 कंडीशंस हैं। V इज़ इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे V की वैल्यू 0 है। दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि V इज़ इक्वल टू 0 एट y इज़ इक्वल टू a। ये जो नीचे वाला फेस है इसके लिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, और इस फेस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है। तो v की वैल्यू 0 है अगेन एट y इज़ इक्वल टू a। और जो तीसरी कंडीशन है वो यह कि v इज़ सम फाइनाइट नंबर v नॉट एट x इक्वल टू, ये गलत लिखा गया है, y इज़ इक्वल टू 0 था ये कंडीशन। y 0 पे भी पोटेंशियल 0 है और y a पे भी पोटेंशियल 0। x इक्वल टू 0 पे सम फाइनाइट वैल्यू है नीचे यहाँ पर। और फिर चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि v अप्रोच टू सम नंबर 0 व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिट। ये सोल्यूशन आया था आपके पास, एक x का एक y का। अब पहले सोल्यूशन में अगर देखें x को इन्फिनिट पुट कर देते हैं तो पहली टर्म जो है वो अनडिफाइन हो जाती है, सॉरी इन्फिनिट हो जाती है। तो उसको फाइनाइट करने के लिए a को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर a 0 हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर सिर्फ ये नंबर रह जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है अगर आप देखें। और सिमिलरली यहाँ पर जब आप पुट करेंगे y को 0, तो y को 0 पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट v 0 होगा तो d को भी 0 होना पड़ेगा। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशन में आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी को अगर आप चाहें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एक फ़र्क आएगा, वो फ़र्क क्या आएगा कि ये जो लैप्लाशियन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू आप ये पुट करने की बजाय जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू होती है लैप्लाशियन ऑपरेटर की वो इस्तेमाल करेंगे। और उसमें भी जैसे इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें जब आप लैप्लाशियन लिखते हैं वो 3 डायमेंशन में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन बाय सिमेट्री आप ये सपोज कर लें कि एजीमुथल सिमेट्री है तो फाई को ख़त्म कर दें, फाई को 0 कर दें। फाई को अगर आप 0 कर देते हैं इन दैट केस v ऑफ r एंड थीटा रह जाता है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के पैटर्न पे इसको आप लिख देते हैं कैपिटल R डिपेंडिंग ऑन स्मॉल r, कैपिटल थीटा डिपेंडिंग ऑन स्मॉल थीटा। तो सेम पैटर्न पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे एक x का सोल्यूशन बना एक y का, वहाँ पे एक कैपिटल R का सोल्यूशन बनेगा और एक कैपिटल थीटा का सोल्यूशन बनेगा। कैपिटल R का जो इक्वेशन बनेंगे उसको रेडियल इक्वेशन कहते हैं। उसको सॉल्व करके आप आमतौर पे जो है पॉलिनोमियल्स लीजेंडर पॉलिनोमियल्स उसकी फॉर्म में लिखते हैं। लीजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं रोड्रिजियस फार्मूले से, और इसी तरह फिर जो है आपके पास थीटा का पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे जो डाइपोल है और क्वाड्रोपोल है और मल्टीपोल एक्सपेंशन, तो ये इंशाल्लाह कवर करके आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फ्री स्पेस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो मीडिया का है वो अगर आपने ये लर्न कर लिया है वो आपको काफ़ी हद तक खुद समझ आ जाएगा। जी एनी क्वेश्चन? जी सर, जब हम कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स बनाते हैं क्या उसकी फील्ड लाइंस भी वैसे ही होंगी जैसे हमने वो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स को लिया था, उसकी भी ऊपर से पैरेलल बनेगी? अगर आज आपने देखा हो जो मैंने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस्तेमाल किया था, वो कौन सा किया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात की जा रही।
ये मैंने इस्तेमाल किया, ये उसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हमारी वही वाली अजम्पशन है। और एक क्वेश्चन सही है। मैंने सर किया था, हमारे पास कैपेसिटेंस के दो ही फार्मूले बन गए, वो बन रहा C इक्वल टू ओवर B और एक बन रहा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर B फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सर अगर हम एरिया भी चेंज नहीं करते, मीडियम भी डिस्टेंस भी नहीं करते, तो क्या हम पोटेंशियल को कम या ज़्यादा ले रहे हैं, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट है या नहीं है सर? आप इस फार्मूले से देख रहे इस हैं। फार्मूले के मुताबिक तो सर हमने सारे फैक्टर सेम रखे, हम्म, लेकिन ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक तो फिर फॉर आइडियल केस तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में फ़र्क आता है, डेफिनेटली आता है। नहीं, आपके तीनों पैरामीटर्स जो है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, ये सब इस इन तीनों ओके। हाँ जी, और ऊपर वाला फार्मूला C इक्वल टू Q और B, हाँ, उसके मुताबिक क्या ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है? क्या हम पोटेंशियल जो है वो उसको अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं या पोटेंशियल कम कर रहे हैं, क्या कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? दोनों से ही जस्टिफाई हो रहा है आपका क्वेश्चन। उधर से डायरेक्ट नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करें और इस फार्मूले को ज़रा ऑब्ज़र्व करें, इसमें कहीं भी पोटेंशियल का जिक्र नहीं है। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कैपेसिटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इवन आप इस फार्मूले से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? लाइक आप कहते हैं कि पोटेंशियल हो गया डबल, तो चार्ज कितना हो जाएगा? अभी तो डबल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई इनवर्स रिलेशन नहीं बन रहा। Q प्रोपोर्शनल टू V, कीपिंग C को ठीक है। यूँ ही आप पोटेंशियल डबल करेंगे, चार्ज भी डबल हो जाएगा। तो वहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है फॉर आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस में फ़र्क पड़ेगा। जी, तो कल होपफुली आपकी जो एक और ख्वाहिश थी काफ़ी मतलब माइंड में क्वेश्चन थे, लेकिन वो तो हमने डिस्कस नहीं किया। मीडियम रखने से क्या होता है, क्या ये मीडियम का पूरा एक चैप्टर है। बहुत सारे उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा उसमें से थे। अच्छा, चलें, बहरहाल पहले ये वैक्यूम का कवर करते हैं। मैंने पहले दिन बताया था, मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूँ मैं उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। ये अब जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम यहाँ पे मीडियम रख देते हैं तो एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई होगा मेरा ख्याल, मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बनती है वो, उसमें फिर आगे काफ़ी क्वेश्चन बनती है, हाँ जी। वो माइंड में पेंटिंग। अच्छा, चले, कल आप कोशिश कीजिएगा 2-3 सवाल जो मैंने आपको पहले दिन बताए थे। कौन सी है? जस्ट मिनट कि एक तो मैंने शायद अभी तक आपने पढ़ा ना हो जाके कि सिमेट्री, इनवेरिएंस, ठीक है, और कंजर्वेशन, ये चीज़ें पढ़ के आइएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन टेंसर का आपने कहा था थोड़ा सा, तो टेंसर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने किसी लेवल पे भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसको रिवाइज़ कराइएगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ी हेल्दी डिस्कशन कर सकें। और कल का एक ही टॉपिक मैंने बताया है हमने जो करना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वो है मल्टीपोल एक्सपेंशन। सर वो एक दिन पहले दिन वाला मतलब दूसरे दिन वाला क्वेश्चन था, वेक्टर्स कहाँ डिवाइड, आपने कहा था टेंसर। वो टेंसर ही मैंने कहा है कि वो अगर आपने किसी लेवल पे पढ़े हैं एक दफ़ा वो रिवाइज़ करके आइएगा। तो टेंसर का पूरा कल मैंने आइडिया देना है आपको, मतलब A to Z टेंसर जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो बता देंगे, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा।